माँ, देख रहा हूँ कई दिन से दुकान पर कई लोग चक्कर लगाते हैं। बात क्या है? आप मुझे से बिना पूछे ही दुकान पर लोगों को बैठा लेती हो। कौन थे वो लोग जो आज आए थे? बेटे अजीत ने गुस्से में तमा कर अपनी माँ से पूछा। क्यों बेटा, तुमको कोई दिक्कत है? और फिर तुमसे किसने कहा? गायत्री जी अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली। माँ, आपने क्या सोचा था? आप नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं तो बस आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। अजीत अपनी माँ को घूरते हुए बोला। बेटा, यह आंखें किसी और को दिखाना। मैं दुकान की मालकिन हूँ, वहाँ चाहे कोई भी आए जाए, उससे तुम्हें क्या मतलब? लेकिन उन लोगों को आपने दुकान पर क्यों बुलाया? मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। अजीत, तुम्हारी माँ हमें पागल समझती है, जैसे हम कुछ जानते ही ना हो। अजीत की पत्नी अपनी सास की तरफ तिरछी निगाह करते हुए बोली। माँ, अब आप मेरा मूड खराब मत करो। जितना पूछा हो उतना बताओ, मुझे देर हो रही है। बेटा, मैं अपनी पति की मेहनत की बनाई हुई दुकान को बेचने जा रही हूँ। और क्यों बेचने जा रही हूँ वह शायद तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। गायत्री जी निर्विकार भाव से बोली। माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उस दुकान से हमारी रोजी रोटी चलती है। उसे बेच दोगी तो हम लोग क्या खाएंगे? बेटा गायत्री जी पर चिल्लाते हुए बोला। क्यों क्यों नहीं बेच सकती? वो मेरे पति की दुकान है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती? तुम रोजी रोटी की बात कर रहे हो ना, तो बेटा हमारी रोजी रोटी नहीं, तेरी रोजी रोटी चलती है उस दुकान से। कि मेरे पति की मेहनत की बनाई हुई दुकान से तू सिर्फ अपना घर चलाता है। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए तो तुम दोनों के पास दो रोटी भी नहीं है। जब से दुकान तूने अपने हाथों में कब्जाई है, हर छोटे बड़े खर्चे के लिए तेरे आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। आज अगर अपने पापा को सही समय पर डॉक्टर को दिखा देता तो आज मेरे पति जिंदा होते। तूने तो उन्हें जीते जी ही मार दिया। सब कुछ मेरी पति की मेहनत का बनाया हुआ है, जिस पर तुम राज कर रहे हैं। लेकिन बेटा, मैंने अब सोच लिया है, वह दुकान मेरे नाम है, चाहे मैं उसे बेचूं या खुद चलाऊं। अब तुझे मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपना कहीं काम देख। कल से तुझे दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। दुकान पर मैं खुद बैठूंगी। और इस घर में भी अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। एक कमरे में खुद रहूंगी और बाकी के ऊपर नीचे के कमरे सब किराए पर उठाऊंगी। ये घर और दुकान मेरे नाम है और मेरा जो जी चाहेगा इसके बारे में मैं खुद फैसला करूंगी। गायत्री जी दृढ़ संकल्पित होकर बोली। माँ, यह तुम क्या करने जा रही हो? ऐसा मत करो। नहीं बेटा, अब तो फैसला हो गया है। अब तुम कहीं अपना किराए का घर ढूंढो। इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मरने से पहले तेरे पापा मुझे बहुत बड़ी अमानत सौंप कर गए हैं। वह अपने जीते जी तो इस काम को कर नहीं पाए, लेकिन मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगी। अरे, 4 पैसे खर्च करने की वजह से तूने अपने पापा को समय से पहले ही ऊपर भेज दिया। जब तुम दोनों ने एक बार भी अपने बूढ़े माँ बाप के प्रति कोई फर्ज नहीं निभाया, तो फिर उनकी मेहनत से कमाए हुए धन और घर पर तुम्हारा कैसा अधिकार? इसलिए तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बेटे बहू की। माँ का ऐसा कठोर फैसला सुनकर बेटे और बहू का सर चकरा गया। दोनों की आंखें और मुंह फटे के फटे रह गए। दरअसल गायत्री जी का एक ही बेटा है, अजीत। इसी बेटे के लिए गायत्री जी और उनके पति ने अपनी जवानी कष्टों में बिताई और अब बुढ़ापा भी कष्टों में ही बीत रहा है। बुढ़ापा खुद में एक बीमारी होता है। अब समय के साथ गायत्री जी और उनके पति बुजुर्ग हो चले थे। गायत्री जी बुढ़ापे में भी घर का सारा काम चुपचाप करती रहती थी, जिससे कि उन्हें 2 वक्त की रोटी बिना ताने के नसीब हो जाए। रोज ही कोई ना कोई बीमारी लगी रहती। एक दिन सिर्फ गायत्री जी ने बहू से इतना कह दिया कि बहू, ये ठंडी रोटी तेरे ससुर के दांतों से नहीं कटती, इनकी 2 रोटी ताजी सेक दिया कर। इतना ही कहना था कि बहू तमक कर बोली। माँ जी, आप अपनी और पापा की रोटी खुद ही सेक लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी कि दिन भर रसोई में तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियाँ सेकने के लिए खड़ी रहूँ। अगर बेटे से किसी खर्चे के लिए गायत्री जी थोड़े बहुत पैसे या कोई मदद मांग ले तो बेटे से पहले बहुत 10 बातें सुनाती। जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। बेटे को तो जैसे पैसे छापने की मशीन समझती हो आप, कि हर समय तुम्हारे लिए हरे हरे नोट तैयार रहेंगे तुम्हारे खर्चों के लिए। बेटे और बहू की ऐसी बातें सुनकर गायत्री जी अपमान के घूंट पीकर रह जाती। बुढ़ापे में खाली खाने का ही खर्चा थोड़ी ना होता है, अपने भी 4 खर्चे होते हैं। अब बुजुर्ग आदमी पैसा कहाँ से लाए? अभी कुछ महीने पहले जब उनके पति कांता प्रसाद जी जिंदा थे, वे अपनी दुकान पर बैठते थे। यह दुकान भी बेटे ने बातों में फंसा कर अपने हाथों में ले ली थी। एक दिन कांता प्रसाद जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उनको लीवर की प्रॉब्लम थी।
गायत्री जी ने बेटे के आगे कई बार पैसों के लिए हाथ फैलाए कि बेटा डॉक्टर के पास जाने के लिए कुछ पैसे दे दे, तेरे पापा के टेस्ट करवाने हैं, तेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ही खराब है, 2-3 दिन से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, तेरे पास समय नहीं है तो मैं खुद रिक्शे में बिठा कर ले जाऊंगी। लेकिन अजीत ने दोनों हाथ हिला दिए। माँ, पिछले महीने ही तो मैंने सुनैना के लिए गले का हार बनवाया था, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो थे वो ख़त्म हो गए। ना तो बेटे ने पैसे दिए और ना ही वो कांता प्रसाद जी को डॉक्टर के पास दिखाकर लाया। गायत्री जी और कांता प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए। देखा आपने, इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी, एक छोटी सी दुकान होते हुए भी बेटे की परवरिश में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। लेकिन आज हम लोग जैसे उनके ऊपर बोझ बन गए हैं। थोड़े थोड़े से पैसे के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। गायत्री जी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए अपने पति से बोली, गायत्री तुम मेरी चिंता मत करो, जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। लेकिन एक बात तो सच है, अगर हम बेऔलाद होते तो भी हमें इतना दुख नहीं होता जितना कि आज हमें औलाद होने पर भी दुख है। कहते हुए दोनों की आंखें भर आई और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। एक दिन अजीत पत्नी को लेकर अपने दोस्त के बेटे के जन्मदिन पर गया। घर में गायत्री जी और कांता प्रसाद जी अकेले थे। कांता प्रसाद जी ने अपनी अलमारी से, जिसमें उनकी कुछ पुरानी यादें और कुछ ज़रूरी पेपर थे, गायत्री जी के हाथों में थमाते हुए बोले, लो गायत्री, आने वाले समय में ये तुम्हारे काम आएंगे, इन्हें संभाल कर रख लो। गायत्री जी उन्हें अपनी संदूक में रख ही रही थी कि पीछे मुड़कर देखा कि कांता प्रसाद जी को चक्कर आने लगे और वे पीछे को गिर गए। डॉक्टर के पास जाने का भी समय नहीं दिया, उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। सही समय पर इलाज न हो पाने के कारण कांता प्रसाद जी गायत्री जी को अकेला छोड़कर परलोक सिधार गए। गायत्री जी बिल्कुल अकेली रह गई। पहले तो पति से अपने दुख सुख की बतला लेती थी, लेकिन अब तो कोई उनका हालचाल जानने वाला भी नहीं था। बेटा और बहू तो सिर्फ नाम मात्र के ही थे, जिन्हें अपनी खुशी से ज़्यादा किसी और की खुशी नज़र नहीं आती थी। गायत्री जी उस दिन को भूल नहीं पा रही थी जिस दिन बेटे ने पिता के इलाज के लिए हाथ उठा दिए थे। एक दिन गायत्री जी अपने कमरे में बैठी अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर को निहार रही थी। लगातार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज सही समय पर आपका इलाज हो जाता तो आप मुझे यह छोड़कर अकेला न जाते। जिस बेटे से इतनी उम्मीद थी कि बुढ़ापे में वह हमारा सहारा बनेगा, उसी बेटे ने बुढ़ापे में आकर हमें धोखा दे दिया। उन्होंने अपनी संदूक खोली और वह पेपर निकाले जो कांता प्रसाद जी मरते समय उनके हाथों में थमाकर गए थे। उन पेपर को देखकर गायत्री जी बोली, आपके हाथों में सब कुछ था, फिर भी आप सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जो काम आप नहीं कर पाए वह काम अब मैं करूंगी। बुढ़ापे में जो दुख बेटे और बहू ने मुझे दिया है उसका सबक तो मैं इन्हें सिखा कर रहूंगी। अगले दिन ही गायत्री जी ने बेटे को घर और दुकान खाली करने का फरमान सुना दिया। माँ, ये क्या हो गया है आपको? ये कैसी बातें कर रही हो अपने बेटे से? सोफे पर बैठा हुआ अजीत एकदम से उठकर बोला, बेटा? और किसका बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है। वो रिश्ता तो शायद बहुत पहले ही टूट गया था। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरे पति मुझे छोड़कर गए थे। गायत्री जी ने अपने आप को बहुत कठोर बना लिया था। लेकिन माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जैसे तू हमारे साथ कर सकता है वैसे मैं भी तेरे साथ ऐसा कर सकती हूँ। तुझे अपने फर्ज याद नहीं रहे, वैसे ही मैंने भी अपनी ममता को त्याग दिया है। लेकिन जरा आप यह तो सोचिए माँ कि आखिर हम लोग एकदम से जाएंगे कहाँ? अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू भटके तो आपको अच्छा लगेगा? तभी अजीत अपने शब्दों में शहद घोलते हुए बोला, किसका घर? तुम लोगों का कोई घर नहीं, यह मेरा घर है जिसे मेरे पति मेरे नाम कर गए हैं। अब मैं तुम को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बुढ़ापे में तुम दोनों ने बहुत दुख दिए हैं। जो बेटा बुढ़ापे में अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता वह बेटा कहलाने लायक नहीं है। ऐसे बेटे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब तो मेरी तरफ से कहीं भी जा और कैसे भी कमा खा, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। रही मेरे गुजारे की बात तो एक कमरे को छोड़कर बाकी सभी कमरे किराए पर उठा दूंगी। जब तक जीऊँगी आराम से रहूँगी। और रही दुकान की बात तो अब मैं दुकान को बेचूंगी नहीं। दुकान पर लड़के रहेंगे काम करने के लिए जो उनसे ज़्यादा भरोसेमंद होंगे। मैं अपने पति की निशानी को बेचूंगी नहीं। सॉरी मम्मी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। बेटा बहू दोनों घड़ियाली आंसू बहाने लगे। जी बोली, बेटा आज तुम्हें घर छोड़ने के नाम से सारे रिश्ते नाते याद आने लगे?
उस दिन कहाँ गए थे जब मैं गिड़गिड़ाते हुए तुम्हारे पापा के इलाज के लिए तुमसे पैसे मांग रही थी? एक बार भी तुमने उन्हें डॉक्टर को दिखाना ठीक नहीं समझा। अरे तुमने तो अपने दोनों हाथ हिला दिए थे। और बहू तुमसे 2 रोटी ताजी खाने के लिए क्या बोल दिया? ने 4 बातें सुना दी। तुमने बुढ़ापे में सास को खड़ा कर दिया चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए। जरा भी शर्म नहीं आई। अरे इंसान औलाद पैदा करता है कि बुढ़ापे में उसको सिकी सिकाई रोटी मिलेगी, वह भी नसीब नहीं हुई। बात बात पर तुम दोनों ने मुझे और अपने पापा को कितना जलील करते थे। एक दिन भी आंखों के आंसू सूखने नहीं दिए तुम्हारे जहरीले शब्दों ने। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। तुम जैसी औलाद के साथ यही होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुमको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। मुझे तो बस 2-3 दिन में यह घर और दुकान हर हालत में खाली चाहिए। अब इस फैसले से मुझको कोई भी नहीं रोक सकता। बेटे और बहू ने खूब माफ़ी मांगी, लेकिन गायत्री जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और ना ही घर में रहने दिया। मजबूरन ही बेटे और बहू को घर छोड़कर जाना पड़ा और अगले दिन ही गायत्री जी ने अपना एक कमरा छोड़ सभी कमरे किराए पर उठा दिए और दुकान पर भी लड़कों को रख लिया जो दुकान को अच्छे से संभालते हैं। गायत्री जी तो बस दुकान पर बैठे रहने का काम करती है। जब तक गायत्री जी के शरीर में जान रही दुकान पर बैठी रही। उसके बाद उन्होंने दुकान को भी किराए पर उठा दिया। बेटे बहू ने जो उनके साथ किया उसका सबक आज गायत्री जी ने उन दोनों को सिखा दिया था। जो काम कांता प्रसाद जी नहीं कर पाए आज वह काम गायत्री जी ने कर दिखाया।